नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने रसायन विज्ञान के अति संभावित प्रश्नों का भाग 1 नहीं देखा है तो उसको आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। आज हम कुछ और बेहतरीन रसायन विज्ञान के प्रश्नों को यहाँ पे भाग 2 में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। बेहतरीन प्रश्न है। अभ्रक जो है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आप याद रखिएगा, विद्युत उद्योग में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत उद्योग में जो है अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अभ्रक की खासियत क्या होती है? अभ्रक को हम इंग्लिश में माइका भी बोलते हैं। तो इसकी खासियत क्या होती है? यह ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। इसकी खासियत आपको याद रखनी है। जो माइका होता है, जो अभ्रक होता है, यह ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा अभ्रक का जो है विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसमें से आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो इसमें से पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारा जो है ऊष्मा का एक अच्छा चालक माना जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। पारा की खासियत क्या होती है? पारा जो है साधारण ताप पर, पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। पारा एक ऐसी धातु है, आप याद रखिएगा, पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। द्रव अवस्था में धातु होने के कारण जो है यह जो पारा होता है यह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक भी होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो हमने अभी इसके बारे में बात की है। किस धातु की यह खासियत है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। पारा की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट का। एल्युमिनियम उद्योग में जो है बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो बॉक्साइट होता है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आप याद रखिएगा, यह जो बॉक्साइट है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें आपको सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है आपका धातु है और एक तरफ जो है दिया गया है कि उनका अयस्क क्या होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। बिल्कुल सही दिया गया है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। कॉपर का अयस्क क्या होता है? तो यहाँ पे सीने बार दिया गया है, यह गलत हो जाएगा। कॉपर का अयस्क सीने बार नहीं होता है बल्कि क्यूप्राइट होता है। याद कर लीजिएगा, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट जो है यह को यहाँ पे है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट जो है कॉपर का अयस्क होता है। वहीं जो जिंक का अयस्क होता है आपका कैलामाइन हो जाएगा और लोहा का अयस्क आपका हेमेटाइट हो जाएगा। कॉपर का हिंदी नाम तांबा है, इसे भी आप याद कर लीजिए। कॉपर का हिंदी नाम तांबा है और जिंक को हम बोलते हैं जस्ता। तो हिंदी नाम भी आप याद कर लीजिए। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट हो जाएगा, कॉपर का अयस्क क्यूप्राइट हो जाएगा और जिंक का अयस्क आपका कैलामाइन हो जाएगा, आयरन का अयस्क आपका हेमेटाइट हो जाएगा। इसके अलावा आयरन यानी कि लोहा की यहाँ पे बात हो रही है। वहीं जो ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं था, सिनेबार, तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो आप याद कर लीजिएगा, यह जो सिनेबार है जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, सिनेबार
पारा का अयस्क है। पारा यानी कि मरकरी का यह अयस्क होता है सीने बार। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और चांदी का अयस्क यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है। चांदी के अयस्क के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो आपको बताना है कि चांदी का अयस्क इसमें से क्या हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी का अयस्क क्या हो जाएगा, तो चांदी का अयस्क हो जाएगा अर्जेंटाइट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्जेंटाइट जो है चांदी का अयस्क हो जाएगा। वहीं पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, तो पिच ब्लेंड होता है यूरेनियम का अयस्क। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। और अर्जेंटाइट जो है चांदी का अयस्क है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और अर्जेंटाइट जो है चांदी का अयस्क होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत चढ़ी होती है। बेहतरीन प्रश्न है, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जस्ते की। जस्ते की यानी कि जिंक की जो है परत चढ़ी होती है जो है गैल्वेनाइज्ड लोहे के ऊपर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए। आप याद रखिएगा, लोहे पर जंग न लगे, लोहा जंग रोधी हो जाए, इसी कारण से जस्ते की जो पाइप जस्ते की जो पॉलिश है वह लोहे के ऊपर की जाती है। तो आप याद रखिएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए, आप याद कर लीजिएगा, लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए। जंग रोधी का मतलब क्या हो जाएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है लोहे के पाइप के ऊपर जस्ते की जो है पॉलिश की जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता, यानी कि जिंक की यहाँ पे बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। लौह धातु के यहाँ पे आयरन के क्षयकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या परिस्थिति होनी चाहिए, क्या विद्यमान होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा, लौह धातु के क्षयकरण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ऑक्सीजन और नमी। आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण ये जो धातु लौह धातु होती है हमारी, वह क्षय हो जाती है। इसका जो है धीरे धीरे इसमें जंग लगने लगता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, लोहे में जंग लगने का जो मेन कारण होता है ऑक्सीजन और नमी ही होती है। तो आप याद रखिएगा, तो इसी को जंग से बचाने के लिए, लोहे की धातु का क्षयकरण रोकने के लिए ही इस पर जो है जस्ते की पॉलिश की जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टांका किसकी मिश्र धातु है। टांका की यहाँ पे बात की जा रही है कि किसकी मिश्र धातु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीन और शीशे की मिश्र धातु को बोलते हैं हम टांका, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही जाएगा। टांका को क्या कहा जाता है, तो टांका को सोल्डर भी बोलते हैं हम, सोल्डर। टांका को सोल्डर भी कहा जाता है। और यह जो है किसकी मिश्र धातु होती है, तो टीन और शीशे की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, कांसा मिश्रित धातु है किसकी, तो कांसा जो है तांबा एवं टीन की मिश्रित धातु है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा एवं टीन की। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। आपको उस तत्व की पहचान करनी है जो तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शन में से एल्युमिनियम जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। इसके अलावा तांबा होता है, जस्ता होता है, निकेल होता है। निकेल के अलावा जो है सिल्वर भी, निकेल के अलावा जो है, तो ये जो है मिश्र धातुएं होती हैं जिनसे आपका बना होता है जर्मन सिल्वर। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, जो जर्मन सिल्वर होता है तांबा, जस्ता और निकेल की मिश्र धातु होती है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर जो है तांबा प्लस आपका जस्ता हो गया प्लस आपका एक और हो गया निकेल। तो इन तीनों की जो है मिश्र धातु होती है जर्मन सिल्वर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो जर्मन सिल्वर होती है
और जर्मन सिल्वर में तांबा कितना प्रतिशत होता है? तांबा जो है 50% होता है, इसमें तांबा की मात्रा होती है। और जस्ता की मात्रा 35% होती है। और इसके अलावा निकेल की मात्रा इसमें जो है 15% होती है। कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीतल और कांसा। पीतल और कांसा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पीतल और कांसा की मिश्र धातु होती है तांबा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, जो तांबा होता है, तांबा से विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है। तो पीतल और कांसा इसकी जो है तांबा की मिश्र धातुएं होती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो तांबा होता है, तांबा से विभिन्न प्रकार के जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका निर्माण किया जाता है। इन्हीं में एक आपकी पीतल हो गया, पीतल यानी कि ब्रास हो गया, पीतल को हम ब्रास भी बोलते हैं, ब्रास हो गया। और इसके अलावा आपका कांसा यानी कि ब्रॉन्ज हो गया, कांसा को हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो ये दोनों जो है तांबा की मिश्र धातुएं हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है? तो आप याद रखिएगा, पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनाई जाती है। आप याद रखिएगा, पीतल का जो निर्माण है तांबा एवं जस्ता से किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पीछे हमने बात की थी कि तांबा जो है, तांबा से बहुत सारी मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है। इनमें से एक आपका पीतल था और एक आपका कांसा था। तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया प्रश्न में कि पीतल को बनाने के लिए जो है तांबा और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तांबा का भी प्रयोग होता है पीतल को बनाने के लिए। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा एवं जस्ता की। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग है हवा में फीका पड़ जाता है। आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण जो पीतल होता है उसका रंग हवा में फीका पड़ जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग होता है वह फीका पड़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? आपको बताना है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो रांगे की मतलब टीन की जो है परत चढ़ाई जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के जो बर्तन होते हैं उनमें जो है सामान्यतः रांगे यानी कि टीन की परत चढ़ाई जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीन की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। टीन को हम रांगा भी कहते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली मुख्य धातु कौन सी है? जंग रहित लोहा बनाने के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त होने वाली मिश्र धातु कौन सी है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। आप याद रखिएगा, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को जो है लोहे में मिश्रित किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में क्या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की बात हो रही है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो स्टेनलेस स्टील है यह किसकी मिश्र धातु होती है? तो आप याद रखिएगा, जो स्टेनलेस स्टील होती है यह मिश्र धातु होती है लोहा, क्रोमियम, निकेल की। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो स्टेनलेस स्टील होता है यह लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होता है। जंग लगने पर जो लोहा का भार होता है उसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? तो आप याद रखिएगा, जंग लगने पर लोहा का जो भार होता है वह बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहे में जंग लगने का मेन कारण क्या होता है? नमी और ऑक्सीजन। आप याद देखिएगा, लोहे के क्षयकरण या लोहे में जंग लगने का जो मेन कारण होता है वो नमी और
ऑक्सीजन होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो लोहे के क्षयकरण को रोकने के लिए, लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए इस पर जो है किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है, कि लोहे में जंग न लगे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। बेहतरीन प्रश्न है। आपको बताना है कि वह कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने की जो क्षमता है कार्बन में होती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन के पास। पेंसिल की जो लेड होती है वह क्या होती है, पेंसिल की लेड की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पेंसिल की जो लेड होती है वह ग्रेफाइट होती है। आप याद रखिएगा, ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका एक ग्रेफाइट हो गया और आपका हीरा हो गया, ये दोनों ही कार्बन के ही अपरूप होते हैं, ये दोनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे जो है एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसका एक जो उपयोग है एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में होता है। स्नेहक को हम इंग्लिश में लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रेफाइट होता है इसका जो उपयोग है स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ग्रेफाइट बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है किसका अपरूप होता है, तो यह कार्बन का अपरूप भी होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, तथा ग्रेफाइट का प्रयोग ही स्नेहक के रूप में भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से किसमें आपको कार्बन देखने को नहीं मिलेगा। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो हीरा में आपका कार्बन होता है क्योंकि हीरा कार्बन का ही अपरूप होता है। ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप होता है। कोयला में भी कार्बन होता है लेकिन बालू में कार्बन नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालू, यानी कि ऑप्शन डी। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। यहाँ पे ड्राई आइस की बात हो रही है, शुष्क बर्फ की बात हो रही है। तो किसे हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी बनेगा। आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है 100% सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों पार्ट 1 जो मैंने इसका अपलोड किया था रसायन विज्ञान का, उसको आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने जो है 30 बेहतरीन रसायन विज्ञान के प्रश्नों को कंप्लीट करवाया था। आज के सेशन में भी हम 30 इंपॉर्टेंट रसायन विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अभी 6 प्रश्न आपके बचे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाइड्रोजन को जलाने पर आपका क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने पर आपका पानी बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन को यदि हम जलाते हैं हवा की उपस्थिति में, तो यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करेगा। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। यदि हम हाइड्रोजन को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो जो हाइड्रोजन होती है, गैस होती है, यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करेगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशतता होती है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे भर नहीं होगा, यहाँ पे भार होगा। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा गया कितना होता है। तो पानी में हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है 11.11%, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, भार के अनुसार, वेट के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो 11.11% होता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। तो सबसे न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन सा ईंधन करेगा, बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है।
तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है न्यूनतम वायु प्रदूषण करने वाला एक ईंधन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जो आपके नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उनमें विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में जो है किसका प्रयोग होता है? तो दोनों के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। भारी जल को हम D2O के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भारी जल का जो प्रयोग है इसको जो है न्यूक्लियर रिएक्टरों में किया जाता है विमंदक और प्रशीतक के तौर पर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? भारी जल के खोजकर्ता के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि भारी जल की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे H.C. उरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1900 H.C. उरे, ये जो वैज्ञानिक थे इन्हीं के द्वारा जो है भारी जल की खोज करी गई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम हो जाएगा हेराल्ड क्लेटन उरे। आप याद कर लीजिएगा, हेराल्ड क्लेटन उरे ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारी जल की खोज करी थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारी जल का अणु भार यहाँ पे पूछा गया है कि कितना होता है? भारी जल का अणु भार, तो आप याद रखिएगा, भारी जल जो होता है, जो हमारा हैवी वाटर होता है, जो नाभिकीय रिएक्टरों में प्रशीतक और मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका जो अणु भार होता है वह 20 होता है। आप याद रखिएगा, उसका अणु भार 20 होता है। वहीं जो हमारा साधारण जल होता है, साधारण जल का जो अणु भार होता है वो 18 होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, साधारण जल का जो अणु भार होता है वो 18 होता है, लेकिन भारी जल का अणु भार 20 होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान की यहाँ पे बात की गई है जल के बारे में। तो आप याद रखिएगा, जो शुद्ध जल होता है वह उदासीन माना जाता है और इसका जो पीएच मान होता है लगभग 7 होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, शुद्ध जल को हम उदासीन मानते हैं तथा इसका जो पीएच मान होता है लगभग 7 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हमने 30 और बेहतरीन रसायन विज्ञान के प्रश्नों को कवर कर लिया है। यह सीरीज एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। भाग 1 भाग 2 को आप इस केमिस्ट्री के सीरीज को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।